तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा नहीं, वापस जाते हैं, बच्चे तो इधर ही घूम रहे होते हैं, तो वापस जाते हैं उनको कन्विंस करते हैं। तो मेरे पास एक पुरानी सी गाड़ी थी, मेरी मेरी मदर इन लॉ, हम बैठे और वहाँ हम वापस टाउन स्टोर गए और 3 बच्चों को उठा के मैं ले आई। वहाँ पे 3 बच्चे, वो उनके साथ तो मेरी फिर गपशप भी बन गई थी। लेटर ऑन आई रियलाइज्ड, और मुझे बताया गया कि ये इल्लीगल आपने किया था और ये प्रॉपर किडनैपिंग में आपको चार्ज किया जा सकता था, बिकॉज़ आप बच्चों को गाड़ी में इस तरह नहीं बैठा सकते, इट्स इल्लीगल। सोचो यार, अगर दीवार के उस पार पैदा हुए होते, उस घर में ना होते, उस खानदान में ना होते, उस नाम के साथ पैदा ना हुए होते, जिसका प्रिविलेज, जिसका लेवरेज, जिसकी पहचान लेके घूम रहे हो, कहां होते, क्या कर रहे होते? सारी जिंदगी उस एक दस्ते शफकत का इंतजार रहता, उस एक उम्मीद के सहारे जिंदगी गुजर जाती कि काश कोई हाथ दे दे। वो पहचान, वो नाम जो अल्लाह की मेहरबानी से हमें मिला है, क्या आगे बढ़ा पाए हम? किसी को सहारा दे पाए हम? किसी की जिंदगी को, किसी एक इंसान की जिंदगी को बदलने का करेज है हम में? किसी को ये उम्मीद दिलाने का कि तुम भी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हो? बहुत सारे बच्चे स्ट्रीट्स पे, बहुत सारे मासूम बच्चे जिनको अपने फ्यूचर का नहीं पता, उनके फ्यूचर को संवार सकते हो। क्या ये करेज है? मेरे अंदर नहीं। लेकिन मुझे मिल के खुशी हुई महविश आपसे, और आपकी वो कहानी जो बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं यकीनन। किस तरह एक इंडिविजुअल ने एक एफर्ट की, जिस तरह मुर्गी अपने परों में अपने चूजों को ले लेती है और जिस तरह वो महफूज महसूस करते हैं, एक बच्ची ने, हमारे पेशावर की एक, मैं तो समझता हूँ छोटी उम्र की बच्ची ने हुँ। एक इनिशिएटिव लिया। कैसे लिया, क्या किया, क्या क्या मसले आए, आज कहाँ खड़ी हैं, कहाँ जाना चाहती हैं? प्लीज टेल अस ऑल अबाउट योर इनिशिएटिव। प्लीज हमें बताएं। और इट इज फैसिनेटिंग टू मी, आई एम श्योर आपको भी होगा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच पहले तो फॉर इनवाइटिंग मी, और दूसरा ये कि मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आई एम जस्ट लाइक अ रेगुलर सिटिज़न जैसे आप सारे हैं, एक ऑब्वियसली वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव एजुकेशन एंड सब चीज़ें मुझे मिली जो बेसिक राइट होता है किसी भी सिटिज़न का। बट दिमाग में हमेशा से थोड़ी-सी आई फ़ील कि एम्पैथी का एलिमेंट होता था, जो कि हम सब में होता है, लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, कुछ उसको अभी रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। बट दिस इज़ समथिंग व्हिच आई गिव क्रेडिट टू माय फादर, दैट वो हमेशा हमें कहते थे कि खिड़की से बाहर देखो, वो गरीब फिर रहा है, वो बच्चा देखो, वो डिसेबल है, शुक्र करो। तो जब हम छोटे होते तो हम इरिटेट हो रहे होते थे कि ये हर वक़्त हमें ये कह रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं, वो कह रहे हैं बाहर गरीबी देखो, तो हमें एन्जॉय करने नहीं दे रहे होते थे। बट दिस इज़ व्हेन वी वर किड्स, तो हमें ये फ़ील होता था। आहिस्ता-आहिस्ता व्हेन आई स्टार्टेड टू ग्रो अप, तो मुझे लगा कि मैं वही बातें अपने बच्चों को कहने लगी, और यही चीज़ें फिर मैं सोचती थी कि ये अच्छी बात है, बिकॉज़ देन वी रिकॉग्नाइज़ कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं। सो मेरा ताल्लुक ज़्यादा तो हायर एजुकेशन से है, मैं एकेडेमिया से मेरा ताल्लुक है। मैंने ज़्यादा अभी तक भी आई टीच एट यूनिवर्सिटीज़। तो लेकिन ये था कि कुछ अरसा बीच में ऐसे था कि व्हेन आई फेल्ट कि आई कैन गिव टाइम टू समथिंग एक्स्ट्रा एंड गिव बैक टू कम्युनिटी, और बहुत कोई ये यंग एज में मैंने सोशल वर्क स्टार्ट नहीं किया। इट वाज़ किस एज में किया था? अराउंड आई थिंक आई वाज़ एक्ज़ैक्टली 34 व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग। अम मुझे याद है कि मैं अभी भी मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आपके सामने तो बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, अब चीज़ें ब अलग हैं, अवेयरनेस है, सोशल मीडिया है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। हमारे टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी। मैं बहुत कुछ करना दिमाग में भी आता था कि करूँ, तो नहीं कर सक रही थी, कि नहीं जब होती आप थी। हमारे टाइम कहती हैं तो मुझे लगता है आप कोई प्री पार्टीशन बातें कर रही हैं। इसलिए नहीं, मैं आई डोंट हाइड माय एज, आई एम 41, मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ, क्योंकि अच्छा, मुझे यू लुक नॉट मोर देन 31। बस शायद इसलिए उम्र बता देती हूँ, क्या ये फी अच्छा, लेकिन before we go या any further, I think it is important to tell that the name of your foundation is Rana, जी। which is a Pashto word. हुँ, हुँ। और बाकी आप बताएं इसका मतलब क्या है? ये नाम कहाँ से आया दिमाग में? इतना खूबसूरत ये नाम है।
ये इसकी भी अपनी एक स्टोरी है, लेकिन ये था कि हमने जब शुरू किया तो आई नेवर प्लान टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। बस हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। हमने कहा कि ऐसे करते हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं पार्क में, क्योंकि पार्क में? इस्लामाबाद में एक मास्टर अयूब है, आई डोंट नो कि कुछ लोगों को पता नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा को नहीं पता। उनकी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी। वो सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, वो कुछ बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं, वो साइकिल पे आते हैं और वो अभी भी हिल रोड पे F6 में एक पार्क में क्रिश्चियन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आई रिमेंबर जब मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी तो मुझे लगा कि वो तो इतने ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं हैं, गाड़ी भी उसके पास नहीं है, साइकिल पे आके पढ़ाते हैं। तो मेरे पास चलो एक गाड़ी तो है और मैं जॉब करती हूँ, तो थोड़ी बहुत इनकम भी आती है, और अगर इनकम नहीं है तो मेरे इर्द-गिर्द पैसे वाले लोग हैं, वाह! जिनसे मैं एटलीस्ट बोरो कर सकती हूँ। और सच बात है, पैसों का भी इतना नहीं सोचा था, बस सोचा कि कुछ स्टार्ट करते हैं। नाइस। एंड दैट इज़ व्हेन आई क्रिएटेड अ व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें अब सबसे पहले अपनी मदर इन लॉ को डाला। शी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड ऑलवेज़ विद मी, और बस मैं जो कुछ कहती हूँ, वो कहती हैं, "हाँ, आ जाओ करते हैं।" बहुत कम उन लोगों में आप हैं जो अपनी मदर इन लॉ के बारे में न सिर्फ अच्छा बोल रही हैं बल्कि अच्छा पा भी रही हैं। मेरी मदर इन लॉ सबको बहुत पसंद है। वो आप अच्छा। किसी से भी पूछें, आप अपनी अम्मी से भी पूछें, शी इज़ अ स्वीट हार्ट। तो वो, मुझे लगता है मैं ज़रा ख़राब हूँ, वो मैं उनकी सास हूँ, वो मेरी बहू है, अच्छा। बट शी इज़ अ स्वीट हार्ट। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, कुछ मेरे उस वक़्त साइंसेज़ में स्टूडेंट्स थे, उनको वॉलंटियर्स उनको ऐड किया। कोई 5-6 लोगों का ग्रुप बना और हमने डिसाइड किया हम यूनिवर्सिटी टाउन में एक पार्क में स्टार्ट करते हैं। और 1-2 हफ़्ते उससे पहले हमने थोड़ी-सी रेकी की, और टाउन स्टोर में और इस इलाके में स्पिन जुमात के साथ जितने बच्चे होते थे, तो सुबह और शाम को बस 2 मिनट की ड्राइव पे हम उनको कहते थे कि आपने इस पार्क में इस दिन पे आना है। वी गेव आवरसेल्फ अ टारगेट। आई स्टिल रिमेंबर हमने अपने आप को 22 अगस्त 2016 में ये डेट दी थी कि 3 बजे 22 अगस्त, वो उस वक़्त हमने बस सोचा। तो 6-7 साल। तकरीबन अभी 7 साल हो जाएँगे। अच्छा जी, माशाल्लाह। और 2 हफ्ते तक हम रेगुलरली 8 बजे शाम को, ये बच्चे ज़्यादा होते हैं, और सुबह 10-11 बजे के इर्द-गिर्द ये मैं जाती थी और इधर बच्चों को कहती थी आपने आना है। जब दिन नज़दीक हुए तो वो पार्क हम गए, तो पार्क में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। वो बाहर से ताला भी लगा हुआ था और ये बिल्कुल वेल केप्ट नहीं था। तो उस टाइम पे जो नाज़िम थे, हमने उनको कॉल की कि इसको साफ़ कर दें, तो उन्होंने कहा आप जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, आप हमारे ऑफ़िस में आके, एक छोटा-सा कमरा है वो खाली पड़ा है, आप उसको यूज़ कर लें। बिकॉज़ नाइस। वो मेरे इन-लॉज़ को जानते थे, तो उनको लगा कि अब क्या खातून, सारे ख़वातीन उठ के तो मतलब स्ट्रीट चिल्ड्रन को पढ़ाना है, चाइल्ड बेगर्स हैं, माफ़िया होगा। और हम भी थोड़ा-सा रिलक्टेंट थे, लेकिन ज़्यादा सोच नहीं रहे थे। और बस पहले ही दिन से हमें जगह मिल गई, तो मैं फिर 2-3 दिन तक गई और उन बच्चों को कहा कि नहीं, पार्क नहीं, अब आपने इस ऑफ़िस, टीएमए के ऑफ़िस आना है। एंड दैट्स हाउ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी गॉट अ स्पेस, जो कि जिसमें पंखा था, जिसमें वॉशरूम था, जो कि हम सोच ही नहीं रहे थे कि हम कैसे गर्मी में पढ़ाएँगे, अगस्त की ह्यूमिडिटी में। ओह! तो वही बात है, आप नियत करो तो आपको अल्लाह सो आई वाज़ फैसिलिट आस्किंग अबाउट द नेम रणा। सॉरी, हाँ, उस पे आती हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप जब हमने बनाया, तो 1 महीना जब गुज़र गया, तो सबने कहा कि एक सोशल मीडिया पे कुछ पेज भी बनाते हैं, थोड़े से फंड्स रेज़ करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो नाम, अभी तक नाम नहीं था। अच्छा। तो मेरी खाला मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप में थी, तो उन्होंने कहा रणा रख दो। और अब हमने भी ना सोचा, ना कोई उस पे कोई क्रिटिकली उसको देखा, बिकॉज़ अब जाके आगे जाके जब रजिस्ट्रेशन करनी थी, डॉक्यूमेंटेशन करनी थी, तो रणा हमारे लिए मुश्किल बना रहा था, बिकॉज़ इसके स्पेलिंग्स का बड़ा इश्यू है। और तो रणा का मतलब क्या है जी? असराना इज़ पश्तो वर्ड, और इसका मतलब है लाइट। तो रे लाइट। ऑफ होप हमने स्लोगन रखा अपना। एंड बस आई फेल्ट कि मज़ेदार सा पश्तो का लफ्ज़ है और बहुत अच्छा, मीठा सा। बहुत तो मीठा। हमने, और एंड वेरी रेलेवेंट आल्सो, बिकॉज़ एजुकेशन इज़ लाइट। तो वो हमने रख लिया। बाद में रजिस्ट्रेशन, आई स्टिल रिमेंबर, लोगो बनाने में इतने मसले हमें आए, हमने कुछ सोचा नहीं था असल में। और एक्सटेम्पोर चीज़ें चल रही थी, मतलब प्लानिंग के बगैर हो रहा था काफ़ी हद अच्छा, तो पहले बैच में कितने बच्चे आप लोग तो आई स्टिल रिमेंबर गैदर द कर पाए? फर्स्ट डे, जब हम टीएमए के दफ्तर गए, 3 बजे थे और मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैं दोपहर, इस वक्त भी मैं बड़ी मुश्किल से चाय वाय पी कर आई हूँ। अच्छा, नींद दोपहर का में मसला है मुझे, आपका। हाँ, ये एक और मसला है मेरा। अच्छा। तो आई वाज फीलिंग वेरी स्लीपी, लेकिन मेरे मदर इन लॉ ने कहा नहीं नहीं, आके बैठ जाओ, बस जाना तो है। हम गए वहाँ पे, मेरी खाला भी आई, हमने वो रूम थोड़ा प्यारा सा डेकोरेट किया। अब इंतजार में बैठ के 3:30 बज गए, एक बच्चा भी नहीं आया। ओए होए! अब हमने कहा ये क्या करें, मैं कहा चले चले बस घर जाते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं कि एक वाइट बोर्ड खरीदा था, वो भी एक आंटी ने खरीद लिया था। तो हमने कहा बस घर जाते हैं, बस हमने अपना काम कर लिया, अल्लाह ताला के सामने हम क्लियर हो गए कि हमने एफर्ट कर ली, कोई नहीं आया, गेट बस गेट डन विद इट। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा नहीं, वापस जाते हैं, बच्चे तो इधर ही घूम रहे होते हैं, तो वापस जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। तो मेरे पास एक पुरानी सी गाड़ी थी, मेरी मेरी मदर इन लॉ, हम बैठे और वहाँ हम वापस टाउन स्टोर गए और 3 बच्चों को उठा के मैं ले आई। वहाँ पे 3 बच्चे, वो उनके साथ तो मेरी फिर गपशप भी बन गई थी।
लेटर ऑन आई रियलाइज्ड और मुझे बताया गया कि ये इल्लीगल आपने किया था और ये प्रॉपर किडनैपिंग में आपको चार्ज किया जा सकता था बिकॉज़ माय आप गुडनेस। बच्चों को गाड़ी में इस तरह नहीं बैठा सकते, इट्स इल्लीगल। बस वो तो फिर खैरियत होगी, अल्लाह ने खैर कर क्योंकि ली। ये बच्चे एक बहुत बड़ी मीडिया से एफिलिएटेड होते हैं। आई एम श्योर यू नो दैट। माफिया से उस तरह नहीं था इशू। सरप्राइजिंगली इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 इयर्स ऐसा मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अच्छा, आम परसेप्शन तो ये है कि इन बच्चों को यूज़ किया जाता है, हुँ, अल्लाह के खौफ से डरो और बच्चों की मदद करो। हुँ। लेकिन ये सारे बच्चे दे आर बैक्ड बाय अ माफिया जो उनको एक स्पेसिफिक टाइम पे ड्रॉप करता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे पिक करता है एंड दे आर एक्चुअली बीइंग यूज्ड इन अ बैगरी इंडस्ट्री। मेरा भी यही ख़्याल था और थोड़ा-सा इस वज़ह से हमें थोड़ा-सा कभी-कभी डर लगता था कि ऐसे ना हो जाए। मुझे नहीं लगता था लेकिन मेरे इर्द-गिर्द जो या मेरी मदर इन लॉ या यंगस्टर्स थे बट मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं रहा तो आपका ये सरप्राइजिंगली। मानना है कि ये बच्चे अपनी मर्ज़ी से किसी चौक में या किसी मार्केट में पहुँच जाते हैं और बस माँगना शुरू कर देते हैं? अपनी मर्ज़ी से नहीं, अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से। अच्छा। तो मेरा जो एरिया है जहाँ पे जैसे टाउन हो गया या ताकाल, बोर्ड बाज़ार, इधर पॉवर्टी इज़ द मेन इश्यू। मैंने इस पे थोड़ी-सी फिर रिसर्च भी की, सैंपल भी कलेक्ट किए। पॉवर्टी इज़ द मेन इश्यू और उस पॉवर्टी की वज़ह से माँ-बाप दोनों बच्चों को सड़कों पे भेजते हैं एंड सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कम से कम 8 तो कहीं गए नहीं है, मिनिमम 8 से लेकर 20-25 तक एक घर में हैं? बच्चे होते हैं। हाँ कितने? जी, 25। मेरी जो एक फैमिली है उनके 22 भी बच्चे हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा आपकी एक माएँ क माँ-बाप के, 3 माएँ हैं। 3 हाँ, माएँ हैं। शादियाँ तो करनी है, बच्चे भी बहुत से पैदा करने हैं और ये फिर सड़कों इसको पे इनको छोड़ना है। पहली का तो समझ में आ जाता है, धोखे पे हो हाँ, जाता है। हाँ। दूसरी, तीसरी कौन देता है? दूसरे पे ये करते हैं कि और बच्चे आ जाएँ तो जितने बच्चे होंगे उतने पैसे होंगे। ये तो ओह माय बच्चों को गॉड! बिल्कुल मटीरियल So की I तरह mean, देखते हैं। you need to you trying to make a point कि the mafia is itself in the house, मतलब माँ बाप निकालते हैं कि सॉर्ट जाओ ऑफ कमा। हाँ, अच्छा, एग्ज़ैक्टली। जिस बच्चे की कहानी सुनो वो कहता है बाप पोल्ट्री है हाँ। और माँ को हाँ। मारता है, तो हाँ। इज दैट ट्रू? मेजॉरिटी केसेस में एक्चुअली इट इज़ ट्रू। इन सम केसेस सरप्राइजिंगली आपको बिल्कुल नॉर्मल माँ-बाप नज़र आएँगे। मेरे पास एक केस था बच्चा, वो जब मेरे पास आई माई सेल्फ पिक्ड हिम अप फ्रॉम द टाउन स्टोर। वो भ भीख माँग रहा था, उसके साथ उसका छोटा भाई भी था। छोटा भाई अभी भी मेरे साथ है और वो चचा की व्हीलचेयर वो पुश करते थे और भीख माँगते थे। ये पुरानी जानस बेकरी के बाहर। उनको जब मैं कॉन्टैक्ट किया, हम सिर्फ़ एजुकेशन नहीं देते, हम उनको मंथली राशन भी देते हैं, हम उनको ₹50 डेली अलाउंस भी देते हैं, अभी खाना भी तक? होता है, ईच एंड एवरी चाइल्ड। इट्स अभी वेरी तकरीबन नाइस। 300 बच्चे हैं हमारे पास। इन सबको पूरा फैसिलिटेट करते हैं। इट्स नॉट ओनली एजुकेशन, इट्स मेडिकल फैसिलिटी, जो सेहत इंसाफ पे नहीं होता वो हम सब करते हैं और खाना एंड मिल्क एंड एवरीथिंग। वो बच्चे के मैं पड़ी होती थी कि अपने बाप को बुलाओ, राशन मैं दूँगी, राशन उनको एंड दैट्स हाउ वी एंगेज द पेरेंट्स आल्सो। वो नहीं आता था, फिर कभी माँ आ जाती थी, कभी वो बच्चा खुद ले जाता था। आफ्टर 2 इयर्स आई मेट हिज़ फादर और वो बिल्कुल नॉर्मल ठीक-ठाक आदमी था। मुझे तो हैरत हुई कि वो कारपेंटर था और ठीक-ठाक कमा भी रहा था, लेकिन उसके दोनों बच्चे जो है वो सड़क पे भीख माँग रहे थे। ऑन इंक्वायरिंग मोर आई फाउंड आउट कि जो इन 2 बच्चों की माँ थी वो बीमार थी और बस वो घर में बेड रिडन थी और उस बंदे ने दूसरी शादी की हुई थी और एक ही घर में दूसरी बीवी के साथ ज़्यादा और उनके बच्चे बिल्कुल ठीक थे और ये बच्चों को नेग्लेक्ट किया हुआ था। ओए होए! और माँ फिज़िकल अब्यूज़ वाज़ एक्सटेंसिव। वो तो इतने अलग लेवल का फिज़िकल अब्यूज़ था कि वो साइकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया था क्योंकि उस बच्चे के बड़े वाले बेटे के बहुत इश्यूज़ थे कि उसके बॉडी पे मार्क्स होते थे। तो ओए उसने होए! कहा ये बिजली की तारों से इसको मारता है। 3-3 दिन उसको उल्टा लटकाया होता था। तो हैविंग सेड के दोनों पेरेंट्स ज़िंदा थे, मतलब अब क्या कैसे कह सकते हैं कि ज़िंदा हैं, बस हैं, थे, अच्छा, लेकिन ये हाल था। फ्रॉम 3 स्टूडेंट्स टू 300 स्टूडेंट्स, या 7 इयर्स ऑफ टायरलेस जर्नी जिसके बीच में आपको नींद भी बहुत आती है। या How will you summarize that? What were the challenges? What were the institutional uh, drawbacks? What were the lags? किस किस एंड पे फाइट करना पड़ा? How did you get register? बहुत सारे सवाल हैं। I हुँ, mean, the time is short. It is such a long and such an interesting journey हुँ, कि ज़रा बताएं थोड़ा सा कि उम, अगर मेरे जैसा एक कम हिम्मत वाला बंदा सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहे, तो कहाँ से स्टार्ट करें? कैसे करें? मुझे लगता है मैं ये बार-बार कह चुकी हूँ और यंगस्टर्स को ज़्यादा कहती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि बहुत प्लानिंग नहीं करें। जब आप बहुत प्लानिंग और बहुत सोचते हैं तो फिर काम नहीं होता। शाबाश। कुछ प्लानिंग कर भी लें, ख़ैर है मेरी तरह भी ना हो कि बस जंप ही मार दें, लेकिन ये कि बस थोड़ी-सी प्लानिंग के बाद जस्ट स्टार्ट वर्किंग। इन माय केस आई थिंक मैंने हार्डली प्लान किया। मैंने कुछ प्लान नहीं किया एंड जस्ट अब
क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचोगे तो फिर काम नहीं होता, देन यू गेट स्केर्ड। हमारे अंदर वैसे भी इनिशिएटिव कम होता है, हमारे बच्चों में उससे ज़्यादा कम है। तो फिर हम बहुत जब सोचना शुरू कर देते हैं, पैसे नहीं है, ये नहीं है, टाइम नहीं है, नहीं होता काम। आप जंप मारें और इस किस्म के कामों में अल्लाह आपकी डिवाइन हेल्प आती ओहो! है। और वो आप आई स्टिल रिमेंबर इनिशियली जब पैसे नहीं होते थे या कुछ ऐसे काम होता था जो मैं बंद कर देती थी और फिर कहीं से डोनेशन आ जाती थी, तो मुझे गूज़ बम्प्स हो जाते थे कि कहाँ से आ गई है। जैसे एक दिन मुझे याद है, क्योंकि ये बच्चे जब आते थे 3 बजे इनको भूख लगती थी, ये सोए होते थे, इनको नींद आती थी, तो हम इनको कुछ कभी घर से सैंडविचेज़ बना के ले जाते थे, कुछ ऐसे। आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे ज़्यादा हुए, विदिन 1 मंथ 50 बच्चे हो गए थे, 3 से 50 ओह! विदिन 1 माशाअल्लाह, मंथ। विदिन हाँ, 1 मंथ। क्योंकि हम ₹50 देते थे कि नेक्स्ट डे बच्चे को लाओगे तो ₹50 देंगे, 2 बच्चों को लाओगे तो ₹100 देंगे। तो आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे एकदम ज़्यादा होना शुरू हो गए और ये तो स्नोबॉल इफ़ेक्ट होता है, एक-दूसरे को जानते हैं। तो जब बच्चे ज़्यादा होना शुरू हो गए तो खाना भी ऑब्वियसली खर्चा भी ज़्यादा हो गया। तो एक टाइम था, एक दिन था कि मुझे लगा नेक्स्ट दिन का मैं खाना नहीं दे सकती। तो ओए होए मैंने होए! डिसाइड किया कि कल को हम खाना नहीं देंगे। रात को लेट मुझे एग्ज़ैक्ट उतनी डोनेशन मिल गई कि मेरे एक दिन का खाना स्पॉन्सर हो गया। सो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़ कि मैंने बंद नहीं करना, स्पेशली डायरेक्ट जो इनको मैं बेनिफिट दे रही हूँ, जैसे खाना हो गया, दूध हो गया। आफ्टर फ्यू मंथ्स मुझे याद है मेरा एक कॉन्टैक्ट निकल आया, मेरे नस्ट में मेरा क्लास फेलो था, वो हलीब का इस वक़्त एचआर में डायरेक्टर है। उसके थ्रू हमारा जो दूध का सारे कार्टन्स थे वो स्पॉन्सर हो गए, ओहो! क्योंकि वो हमारा एक मेजर खर्चा था। सो लाइक माइंडेड पीपल का वो मिलना शुरू हो गए, स्पॉन्सर्स मिलना शुरू हो गए, डोनेशंस भी आना शुरू हो गई और 3 से 300 बच्चे हो गए। What is your level of satisfaction after doing all of this? When you sleep, हुँ। आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि शायद अल्लाह मियाँ ने आपको सुकून से शायद अल्लाह मियाँ की गोद में सर रख के आप सोती होंगी। नींद मुझे इतना नींद मुझे वैसे भी बड़ी अच्छी है, नींद का कोई मसला ही शायद नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ आजकल तो यहाँ पे लोग करोड़ों अरबों रुपयों के टर्नओवर में हैं और रात को ज़ैनेक्स और हाँ। स्टेलोप्राम्स खा के सो रहे होते हैं। शायद मे बी सैटिस्फैक्शन तो ऑब्वियसली है, लेकिन मुझे लगता है आप अपनी अपनी रेगुलर जिंदगी में भी अपना जो भी काम कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, वो भी फुल कमिटमेंट से करें तो आई थिंक यू विल बी हैप्पी एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। ये तो एक और लेवल हाई अप है, मतलब मुझे लगता है कि आई डोंट नो, मे बी आई एम लकी कि मुझे मेरा दिमाग इस तरफ चला गया, मैंने किस तरह की अभी भी नहीं समझ आती। और अब इतनी बड़ी चीज़ कर दी है कि कभी-कभी आई एम आल्सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार ज़बरदस्त काम कर रही है। मैंने एक दफ़ा ना एक इनिशिएटिव लिया था, मैं सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज़ को सोशल मीडिया पे सुनाता था। तो उसमें मुझे इदी साहब को मैंने थोड़ा-सा स्टडी करने की कोशिश की एंड यू वोंट बिलीव मैं आज तक उनकी स्टोरी इसलिए नहीं कर सका कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन आई यूज्ड टू क्राई फॉर द फैक्ट कि उन्होंने लिटरली चादर फैला के लाहौर माल रोड पे हुँ, लिटरली ही यूज्ड टू आस्क फॉर द मनी आई वोंट से बेग बट आई हाँ, थिंक बेग इज मोर अप्रोप्रिएट ही यूज्ड टू बेग फॉर पीपल हुँ, और उनके पास अपने 2 जोड़े थे। हाँ। तो आपको ये सुन के आपको लगेगा कि मैं शायद आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, 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 व्हाइल स्टडीइंग योर मॉडल मुझे फ़ील हुआ कि इदी साहब एक आइडियोलॉजी थी, एक सोच थी हुँ, और वो सोच वो बहुत सारे लोगों को दे गए। एग्ज़ैक्टली। और अगर वो होते और आप उनके सामने जाके अपनी ये स्टोरी बयान करती, तो शायद वो फ़ख्र से आपको थपथपा के कहते कि ये मेरी बच्ची है, जो मेरे आगे वाले बच्चों को वो दे रही है जो मैंने दुनिया को दे के दिखाया। ईदी साहब की 2016 अगस्त में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी इर्द-गिर्द डेथ हुई थी। आई स्टिल रिमेंबर हिज डेथ अफेक्टेड मी अ लॉट, जब मुझे ये पता लगा कि उन्होंने अपनी आँखें डोनेट कर दी हैं। जब ये मुझे पता लगा तो और फिर ऑब्वियसली ही वाज़, वो तो कोई इतने अमीर आदमी नहीं थे, वो तो गरीब आदमी थे। तो ये वही मास्टर अय्यूब वाली बात कि जब अंडर प्रिविलेज या गरीब बंदा इतना कुछ कर सकता है, तो हम तो फिर बहुत प्रिविलेज्ड हैं। हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास गाड़ी है, हम मोबिलिटी हमारी है, हमारे पास बेसिक एक सैलरी जॉब की है, तो हम तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वो उन्होंने वो कर लिया, तो हम तो उनसे भी हमें चाहिए कि हम और कुछ करें। अच्छा, आपको अंदर से एक चीज़ की तकलीफ़ होती है जब आप जाती हैं और किसी शादी पे आप देखती हैं कि एक वलीमे का खाना है, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रॉब्ली 2-3 मिलियन रुपीस की हुँ, होगी, 20-30 लाख रुपए की और आप फ़ील करती हैं कि यार इस 20-30 लाख रुपए से आज 300 बच्चे शायद 3000 हो जाते, हुँ, जो कि एक रात में वी लिटरली splurge the money and in response what we get either a smile or हुँ, criticism and that's it. And all of that goes into waste सिर्फ इसलिए कि यार उसको वलीमा देखा था। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपको इसकी तकलीफ होती है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं
थोड़ा-सा ये देखती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मतलब उन ये जो देते हैं बड़े-बड़े वलीमे, ये उनकी चॉइस है, ये उनकी मर्ज़ी है एंड दे नीड टू रियलाइज़ ऑफ़ कोर्स। मुझे मेरा ख़्याल था कोविड के बाद लोग चेंज हो जाएँगे, नहीं, बैक टू स्क्वायर वन, वही शादियाँ, वही लैविश वलीमे वग़ैरह। अपना मैं अपने केस में बेटी को कहती हूँ कि जब तुम्हारी शादी होगी सिंपल सा मैं एक अच्छा-सा लंच करूँगी बट वेरी सिंपल। मुझे तो बुलाएँगी? देखेंगे फिर फिर खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, सो लेकिन अपनी शादी अब मैं सोचती हूँ तो उतनी ही लैविश थी और उतनी 3 दिन की पता नहीं 4-5 दिन की शादी थी, तो मेरा ख़्याल है हर एक बड़ी बंदा पुरानी बात होगी। 2000, हाय भूल गई, 2007? बस बड़ी पुरानी बात है ना। अच्छा, 16 साल हो गए मेरी शादी को। सो उस टाइम पे ये रियलाइज़ेशन नहीं थी, मैं मतलब इट आई वाज़ इन मिड 30s व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दीज़ थिंग्स। तो अब ये है कि मैं कहती हूँ कि अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट भी करनी चाहिए, ज़िंदगी में एक बैलेंस भी रखना चाहिए, एक एक्सट्रीम भी ना हो। जब मैंने रना शुरू किया टाउन में और 2019 में एक हमने इसकी ब्रांच वर्सक रोड पे खोली, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है, उसने अपने घर में हमें जगह दी है। तो मैंने उसको ये कहा था, वो इंग्लैंड से शिफ्ट हुई थी। मैंने उसे कहा था तुमने स्ट्रेस नहीं लेना, अगर इस काम को तुम एक स्ट्रेस बना लो तो तुम इसको दूसरे दिन बंद कर दोगी। तो हुँ। इसको तुमने एंजॉय करना है और तुमने स्ट्रेस और लोगों को देना है ताकि वो तुम्हारे लिए मैनेज करे, क्या क्योंकि बात तुम्हारे घर में चीज़ें, क्योंकि मैं आई ऑलवेज वर्कड विद रणा, तो मैं अपनी जॉब भी कर रही होती हूँ, तो मैं रणा को एक स्ट्रेस नहीं बना सकती। मेरे पास स्टाफ है, उनको मैं ट्रेन करूंगी, वो आगे काम करेंगे। अच्छा कितना है? यू सेड इट वेरी नाइसली और अगर कोई लिखने वाला होगा तो शायद ये आपके नाम से एक कोटेशन मंसूब हो जाएगी कि इस तरह के वेलफेयर के कामों को स्ट्रेस नहीं बनाओ, हाँ, इसको एन्जॉय करो। एग्जैक्टली। और आई थिंक ओनली इट इज़ ओनली देन द फन पार्ट कम्स इन हम्म। हम्म। व्हेन यू ऑफ स्टार्ट टू कोर्स। एन्जॉय इट। हाँ। अच्छा, तो बस दैट्स हाउ। अभी तक जितनी 4 ब्रांचेज़ हैं वो सारी फ्री, वो उसकी कोई रेंट हम नहीं देते, यूटिलिटीज़ नहीं देते। तो लेकिन ये वाली ब्रांच क्योंकि मेरी फ्रेंड खुद उसको मैनेज कर रही है, तो मैं अब 4 ब्रांचेज़ हैं। येस, वी हैव 4 ब्रांचेज़, वी हैव ओह 300 नाइस! किड्स, वी हैव 9 to 5 2 shifts, 9 to 2, 3 to 5 एंड 171 किड्स आर इन स्कूल आउट ऑफ 300। ओह! सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज़ कि जो 171 बच्चे हैं वो आपसे ग्रेजुएट कर गए हैं? नहीं, वो इस वक़्त स्कूल्स में है, प्राइवेट स्कूल्स में, क्योंकि मोस्टली हमारे 5 टू 15 के एज ग्रुप के साथ हम डील करते हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो सड़क से या चाइल्ड लेबर से या डोमेस्टिक लेबर से हमने हटा के रणा में थोड़े ग्रूम करके स्कूलों में डाल दिए हैं। जैसे पेशावर मॉडल में डाल दिया है, जैसे एजुकेटर्स में, लाहौर लाइसियम में है। इनमें डालने के बाद ये बच्चे दोपहर में हमारे पास अभी भी आते हैं ट्यूशन के लिए, क्योंकि घरों में तो इनके पास कोई नहीं, साथ में कोई नहीं पढ़ता। 1-2 दफ़ा मैंने बच्चों को कहा अब हमारे पास जगह नहीं है, अब घरों में होमवर्क करो, तो वो फिर से रेड़े के सामने खड़े हो जाते हैं या उनको दोबारा तनूर पे बैठा देते हैं। तो अब ये इन बच्चों, तो इस वक़्त हमारे 171 बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं और दोपहर में हमारे पास तो आ रहे हैं। हू पेज़ द फीस? लाइक तो पेशावर मॉडल है वो फ्री है, उन्होंने हमारे बच्चों को स्पॉन्सर किया हुआ है, अच्छा तो वेरी उनकी नाइस। बुक्स, यूनिफॉर्म, बैग, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय। और इसमें मैं क्रेडिट सनान सेठी को दूंगी, उनकी जो ब्रांचेज हैं वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा लाहौर लाइसियम में हमें कुछ सीट्स फ्री मिली हैं, जो यूनिवर्सिटी टाउन में है, जिब्रान उनके ओनर हैं। और एजुकेटर्स जो कि मारिया मेरी फ्रेंड है, मारिया आफ्ताब, उनके वो सब्सिडाइज रेट्स पे, काफ़ी सब्सिडाइज रेट्स पे हमारे बच्चों को एडमिशन्स देते हैं। अच्छा एक चीज़ मुझको बड़ा एक सवाल मैं बड़ा सोच के बैठा हुआ था आपसे पूछूँगा आई थिंक इट्स राइट टाइम। आप लोग जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी एक साइकोलॉजिकल बिल्डअप भी आप कर रहे हैं कि तुम लोगों ने बड़े होके आगे बच्चे पढ़ाने हैं। ऑफ कोर्स, उनको बिल्कुल। वो एहसास है कि हम किसी के पैसों से या किसी की रिसोर्स से, किसी के एफर्ट की वज़ह से पढ़ पा रहे हैं। हम बच्चों को बहुत पैम्पर भी करते हैं, उनका बहुत ख़्याल भी रखते हैं, क्योंकि होते बड़े अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से और बहुत अब्यूज़ से गुज़रते होते हुए आते हैं। लेकिन साइड साइड पे मेरा काफ़ी डर भी है। मैं उनको ऑन एंड ऑफ कुछ डोज़ेज़ दे रही होती हूँ कि इन चीज़ों को आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि बस सब कुछ मिल रहा है तो मिल रहा है। तो उनकी ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इट्स नॉट ओनली एजुकेशन, इट्स देयर ग्रूमिंग, इट्स रियलाइज़िंग कि हाउ लकी दे आर कि इनको सब कुछ मिल रहा है। एंड और वापस गिविंग बैक टू कम्युनिटी एक बहुत। सवाल है जो हाँ, करते हुए मैं थोड़ा-सा इमोशनल भी हूँ, जी। लेकिन आ गया दिमाग में। हुँ। आपको ज़्यादा प्यार अपने बच्चे करते हैं या ये बच्चे करते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग दोनों नहीं करते। क्योंकि मेरा काफ़ी इतना थोड़ा इमोशनल सवाल और इस तरह का जवाब। दोनों इसलिए नहीं, तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट दोनों तरफ से है, लेकिन मेरा थोड़ा-सा डर भी है। मुझे लगता है कि आई विद माय ओन किड्स तो मैं आई ट्राई टू क्रिएट दैट बैलेंस कि मेरा डर भी हो लेकिन मैं फ्रेंडशिप भी हो, स्पेशली विद माय डॉटर, क्योंकि आजकल आपने बैलेंस रखना होता है। विद रणा किड्स आई थिंक मैं
वहाँ भी मेरी थोड़ी-सी सख्ती वाला एस्पेक्ट है, बट क्योंकि मैं उनको डायरेक्ट टीच तो नहीं करती, तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ज़्यादा है। सो विद एल्डर किड्स मैं थोड़ा सख्ती करती हूँ, फिर उनको आपका समझाती भी हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव उससे हम डरते हैं, तो वो बच्चे तो आपको कंट्रोल भी करना होता है ना, अब जैसे 9th 8th 9th क्लास के जो बच्चे हैं, लड़के स्पेशली, तो वो फिर आप बहुत सॉफ्ट उनके साथ नहीं रह सकते, ऑफ थोड़ा-सा कोर्स, डिसिप्लिन ऑफ करना कोर्स। होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बहुत प्यार से, तो इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑल्सो। लेकिन मेरा आपका एक वन है। टू वन इंटरेक्शन होता है इन बच्चों के साथ? बिल्कुल होता है। अभी भी मैं रणा से जब आ रही थी तो मेरे जो लड़कियों वाला ग्रुप है उनके साथ मैं अक्सर 2 हफ्तों बाद एक सेशन करती हूँ, बिकॉज़ आई हैव टू ग्रूम देम, आई हैव टू काम देम डाउन। ये एज ऐसी है कि इसमें अक्सर ड्रॉप आउट रेट हमारा हो जाता है, बच्चे चले जाते हैं बिकॉज़ उनको लगता है कि दे हैव टू अर्न नाउ एंड दे हैव टू गो, तो थोड़ा-सा उनको समझाना होता अपने है। प्रॉब्लम्स बताते हुए वो आपके साथ पर्सनल या इमोशनल होते हैं? शेयर करने में थोड़ा डरते हैं। ये सारे बच्चे जो होते हैं ये इनका थोड़ा इमोशनल इश्यूज ऐसे हैं कि ये इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो यू हैव टू एक्चुअली टॉक टू देम इन डिटेल, और हमारा साइकोलॉजिस्ट भी हमारी होती हैं, अच्छा, वो इनसे, नाइस, हाँ, वो भी नाइस। वंस अ वीक इनसे बातें करती हैं। बट हमें मुझे लगता है बड़े बच्चों के इश्यूज आते हैं, लड़कियों के, लेकिन स्पेशली लड़कों के इश्यूज ज्यादा है। लड़कों के इश्यूज़ आते हैं। या या बच्चों को जो आप लोग डेली बेसिस पे जो भी उनके डेली अलाउंसेस हैं या व्हाटएवर द फूड यू सर्व, तो यकीनन उससे काफ़ी सक्सेस स्टोरीज भी निकली होंगी। हम्म, एंड एज यू जस्ट सेड कि उसमें ड्रॉप आउट्स भी होते हैं। हम्म। तो बच्चे किसी पॉइंट पे थैंकलेस तो नहीं हो जाते, या उनको ये तो नहीं लगता कि यार ये जो हो रहा है हमारा हक है? बिल्कुल ऐसे होता है, और ये ऐसी चीज़ थी जिसके लिए शायद मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ थॉट कि हम इन बच्चों को दे रहे हैं और ये थैंकफुल होंगे। लेकिन छोटे बच्चे थैंकफुल होते हैं या बस वो ठीक होते हैं एज़ दे ग्रो, और स्पेशली ये जो टीनेज में आते हैं, इन एज भी ऐसी होती है, बच्चों की इश्यूज़ आते हैं, लेकिन इस एज पे मुझे इश्यू आए लड़कों की तरफ से स्पेशली कि दे फील दैट दे आर एंटाइटल्ड, या दे आर They're the गेटिंग दिस। chosen ones. हाँ, हाँ, सो दे विल तो थोड़ी-सी वो जो एक पश्तो में कहते हैं त्रिंग वर्ग है राशि, तो वो जब आना शुरू हुआ तो मैं बड़े लड़कों के साथ स्पेशली खुद काउंसलिंग करती हूँ, और एक उनको ये रियलाइज करवाना कि नहीं, आई कैन इफ यूर फीलिंग कि ये आप एंटाइटल्ड है तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको निकाल भी सकती हूँ, आपने डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, कोई प्रोटोकॉल रखना है, और एक्चुअली अगर रिपीटेडली फेल हो रहे हैं और इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे और कोई बिहेवियर में भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो मैंने लास्ट ईयर बच्चों को निकाला भी है, वो हम्म। डिसिप्लिन हमने रखा है। और एक और मैंने जो टेक्निक अप्लाई की है वो ये होता है कि मैं आई ट्राई आई इन्वॉल्व देम इन एक्टिविटीज एक्स्ट्रा। फॉर एग्जांपल 3 बजे जब होमवर्क के लिए आते हैं, 4 बजे 4:30 तक होमवर्क करें, उसके बाद सफाई करेंगे, अच्छा। ताकि उनको ये ना लगे। मैं बाथरूम्स भी उन पे साफ करती हूँ उनको, ताकि उनको ये फीलिंग ना हो कि बस वो आएंगे पढ़ेंगे खानानों की तरह चले जाएंगे, इस तरह नहीं होगा। तो वो चीज से एकदम कंट्रोल हो जाता है। फिर आई इन्वॉल्व देयर पेरेंट्स ऑल्सो, और मैं ऑन एंड ऑफ अक्सर पेरेंट्स को भी थ्रेट करती हूँ कि अगर इनका बिहेवियर ठीक नहीं हुआ या इनको ये थैंकफुल ना हुए तो फिर मैं इनको निकाल दूंगी। तो वो चीज़ें बार बार इनको रिकग्नाइज अच्छा, करवानी होती। आपने कहा ना कि ये अंडर प्रिविलेज्ड एक बैकग्राउंड से तो है, हम्म। और ऑब्वियसली आप लोगों की ग्रूमिंग वो घर वाली ग्रूमिंग तो नहीं हो सकती। हाँ। एंड व्हेन दे गो टू डिफरेंट स्कूल्स एज यू जस्ट मेंशन्ड, तो उसमें जब ये और बच्चों के साथ ब्लेंड इन होते हैं, तो इनको कोई थोड़ा सा कोई साइकोलॉजिकल सेटबैक या कोई डिप्राइव्ड फीलिंग होती है उन स्कूल्स में एडजस्ट होते हुए? इन बच्चों को हम जब स्कूल में डालते हैं उससे पहले ये साल 2 साल तक रणा पे होते हैं, ठीक है। और वो टाइम होता है, वो जो ये जो गैप ब्रिज इन करना होता है, ये हम उस टाइम पे करते हैं। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे बच्चे स्कूल्स जाते हैं तो वो काफ़ी हद तक रिफाइंड, तमीज़दार, बैठने उठने का तरीका, खाना पीना, एवरीथिंग इज़ देयर। काफ़ी हद तक हमने उनको साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर्ड किया होता है। सेकेंडली हम इनको बहुत एलीट स्कूल्स में नहीं डालते, ऐसे नॉर्मल स्कूल्स में डालते हैं जहाँ पे इनके या मिडिल क्लास भी हो या ज़रा लोअर मिडिल क्लास भी हो, ताकि वो जेल इन हो सकें। बहुत अब ब्लूमफील्ड में मैं नहीं डालती अपने बच्चों को। ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या हम हमारे पास डोनर्स नहीं हाँ, होंगे, ऑब्वियसली लेकिन इट केटर्स ऑब्वियसली टू अ वो एक, डिफरेंट हाँ, क्लास। एक क्लास के बराबर हो सके तो वो हो जाता है, वो हम शुरू से अच्छा, कर। कोई सक्सेस स्टोरी कोई शेयर करना चाहें? मेरे दिमाग में इस वक्त, और हमेशा मैं मेरे दिमाग में आके लिए आता है, ये एक बच्चा था जो कि फर्स्ट ईयर में मुझे मेरे स्टूडेंट के थ्रू मिला, और मेरा स्टूडेंट उसकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है उमैर, वो स्क्वॉश प्लेयर भी है। तो वो कयूम स्टेडियम में उसको एक डोनट सेलर मिला, और वो कहता था कि मुझे नहीं पता था डोनट्स को पश्तो में मंजले कहते हैं। तो मेरे पास उमैर आया और मुझे कहता है कि एक लड़का है और वो डोनट्स बेचता है, और तासो मैं मगवाल है बस अगसर हो के सपोर्ट हो के, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ एजुकेशन।
खैर मैंने उसको बच्चे को बुलाया, अकील उसका नाम था, उसने मैट्रिक बुनेर से किया हुआ था, ही वाज़ द ओनली एजुकेटेड बॉय इन हिज़ फैमिली, उसका बाप मज़दूर था और उसने कहा मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास हॉस्टल के पैसे नहीं हैं। हमने हॉस्टल का स्पॉन्सर किया, सेकंड ईयर का स्पॉन्सर किया, उमैर ने भी हेल्प की, हमने किया, कुछ कॉलेज ने स्पॉन्सर कर दिया। उसके बाद उसने कहा मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ही वाज़ वेरी फोकस्ड, ही वाज़ वेरी क्लियर कि उसने ओह, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, नाइस। इंजीनियरिंग भी नहीं, उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाओ! करनी है। अच्छा, उसने ईटा के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की, हमने वो स्पॉन्सर किया, फिर उसकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। 4 साल 5 जो भी उसकी डिग्री थी, वो उसने माशाल्लाह से कंप्लीट कर दी और लास्ट ईयर 1 अगस्त को उसको लाहौर में हायर पाकिस्तान लाहौर में उसको जॉब मिल गई और ही इज़ नाउ ओह! इंडिपेंडेंट माशाल्लाह। मुझे अभी भी याद है कि उसकी आखिरी सेकंड पोज़ीशन उसने अपनी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ली। बस गोल्ड मेडल कहाँ से से किया थोड़ा-सा उसने इंजीनियरिंग? यूईटी ओह, पेशावर। और नाइस। बस थोड़ा-सा वो मेरे ख़्याल में गोल्ड मेडल से रह गया। सो ही वाज़ वेरी अपसेट एंड आई टोल्ड हिम कि नहीं, तुमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज़, तुम्हारा ऑब्वियसली तुम्हारा बैकग्राउंड, इस तुम्हारा बच्चे का नाम तुम्हें क्या है? आकिल नाम है आकिल को उसका। मेरी तरफ से आपने ये कहना है कि व्हाई टू वरी फॉर अ गोल्ड मेडल व्हेन यू आर अ गोल्ड योरसेल्फ। यस एग्जैक्टली। सो वो हमारी पहली सक्सेस स्टोरी है और मुझे अभी भी याद है लाहौर के इंटरव्यू के लिए जब उसने जाना था जुलाई में, जब व्हेन ही हैड टू गो टू लाहौर फॉर इंटरव्यू, तो उसके पास डेवू के पैसे नहीं थे। तो मुझे याद है मेरा वो जो मैनेजर है ना, बड़े पैसों में बहुत वो है कि मैम बस हर वक्त पैसे मत दिया करो, वो जरा एक बंदा ऐसे भी चाहिए होता है ठीक है। आपको। उसने कहा मैम बस खुद जाए ना, इतना तो खुद करे ना। तो मैंने कहा देखो उसके पास कहाँ है पैसे, वी हैव टू सपोर्ट हिम एंड दैट वाज द लास्ट मनी दैट वी पेड कि बस ये फी अपनी। डज़ ही कम बैक? डज़ ही विज़िट? हम अपने हर एनुअल डिनर में जहाँ पे हमने फंड रेजिंग करनी होती है उसको एज अ सक्सेस स्टोरी बुलाते हैं। लास्ट ईयर भी माशाल्लाह। बुलाया था एंड ही स्पीक्स सो वेल। इनिशियली उसको बात करना नहीं आती थी, वो मुंह खोलता था, उसको वो स्टैमर करता था। अब माशाल्लाह सो कॉन्फिडेंट और ठीक तरीके से बोलते, सूट मूट पहन के आता हाँ, है। तो और लड़कियों में कोई सक्सेस स्टोरी? लड़कियों में चूँकि हमारा ज़्यादातर तो बच्चों मतलब 5-6 साल के बच्चे, 7 साल के हैं, ज़्यादातर 7 टू 8 के बीच में आते हैं एंड इट्स बीन 7 इयर्स। तो अब जाके हमारे कुछ बच्चे मैट्रिक पहुँचे हैं, 10 पहुँचे। माशाल्लाह। तो अभी हमारी कुछ एक आध हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं और कुछ बच्चों को हमने हायर एजुकेशन स्पॉन्सर की थी। लेकिन मेरा फ़ोकस ज़्यादा स्ट्रीट चिल्ड्रन पे है, तो वो मेरे मैक्सिमम इस वक़्त 10th क्लास में पहुँचे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से हमारे आज के माशरे में एक औरत जो अच्छा घर भी बना ले, हुँ, आई थिंक दैट इज़ इवन अ सक्सेस स्टोरी। बिल्कुल। स्ट्रीट की बच्ची, वो बेचारी का तो शायद ये गुमान भी ना हो कि उसकी कभी शादी होगी, उसकी कभी फैमिली होगी। टू गिव हर दैट कॉन्फिडेंस, आई थिंक इवन दैट काउंट्स एज़ अ सक्सेस। देखिए, मैं इसको भी सक्सेस स्टोरी देखती हूँ कि अगर एक बच्चा 6 साल का मेरे पास आया और वो पर्सनल हाइजीन उसकी ज़ीरो थी, गंदा था, बीमारियों से भरा हुआ था, खाने को उसके पास नहीं था और 3 महीने बाद वो साफ-सुथरा आने शुरू हो जाए, मेरे लिए ये सक्सेस स्टोरी है कि कम से कम उसको साफ रहना तो आ गया, उसके नेल्स कट गए, उसके सर जुओं से साफ हो गया, कम से कम उसको एक टाइम का खाना अच्छा हम दे रहे हैं। तो यही मेरे लिए सक्सेस स्टोरी है बिकॉज़ इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड इट्स गोइंग टू टेक मे बी नेक्स्ट 10 इयर्स के बाद शायद मुझे अपनी एक्चुअल सक्सेस स्टोरीज़ नज़र आना इंशाल्लाह, शुरू हो जाए। इंशाल्लाह। जब ये बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाएँगे या हम स्किल्स की तरफ भी लेके जाते हैं इनको, अगर एकेडमिक नहीं परफ़ॉर्म एकेडमिकली कर पाते तो हम स्किल्स की तरफ टेफ्टा क्या के साथ। स्किल्स? तो टेफ्टा जो गवर्नमेंट का हुँ, हुँ। सेटअप है उनके साथ हम वी आर इन हमारी बातचीत चल रही है। तो उसमें जो है बेसिक होम अप्लायंसेज़ रिपेयर और प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन इस कोर्सेज़ की दैट तरफ इज़ अ हम। बिग सर्विस इफ यू या गिव सो टू द सो चिल्ड्रन। या सो क्योंकि वीर अभी आगे जो गल्फ कंट्रीज़ हैं या फॉर हुँ, दैट मैटर कोई भी कंट्रीज़ हैं, दे विल बी या लुकिंग फॉर स्किल लेबर। एग्ज़ैक्टली। और अगर बच्चों की थोड़ी बहुत ग्रूमिंग होगी, एटलीस्ट इतनी कि वो इंटरव्यू दे सकें बिल्कुल, और अपना बिल्कुल। स्किल प्रेज़ेंट कर सकें। नहीं, और सर्टिफ़िकेट होगा, प्रॉपर टेफ्टा की तरफ से इनको सर्टिफ़िकेट मिलेगा, वो हमारे लिए स्पेशल हमारा एमओयू उनके बीच में होगा क्योंकि हमारे बच्चे 11, 12, 13 साल के हैं, तो वो उसमें चाइल्ड लेबर के इश्यूज़ आ रहे थे। हमने वो सारा सॉर्ट आउट करके कि लिटरेसी हम करेंगे और जो है स्किल आप दें एंड दे आर नॉट गोइंग टू प एक बच्चा भीख माँग रहा है, उससे बेहतर है कि वो कोई हाई स्किल की तरफ जाए और बहुत एक ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिव। बात है, बहुत जी, ज़्यादा अच्छी बात है। बेगरी इज़ द वर्ड इटसेल्फ इज़ इट्स नॉट नाइस एंड एग्ज़ैक्टली। स्किल्ड इज़ इटसेल्फ अ वेरी सॉफ्ट एंड नाइस वर्ड। बिल्कुल, सो और इफ यू कैन प्रोड्यूस हम स्किल्ड, इनको अटैच करेंगे रिलायबल लोगों के साथ या इन्हीं के लिए एक सेटअप बना लेंगे जो इनके बड़े भाई वगैरह या पेरेंट्स के साथ, ताकि सिक्योर एनवायरनमेंट भी मिले और आगे जाके ये कुछ कमा भी सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें। एज़ सोसाइटी मैं फ़ील करता हूँ आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनफ इनटू the work that you've initiated and many of such foundations, कोई थैलेसीमिया पे काम कर रहा होगा, कोई एजुकेशन पे काम कर रहा होगा, कोई पॉवर्टी एलिवेशन पे काम कर रहा होगा, कोई किसी और वेलफेयर कॉज पे काम कर रहा होगा। लेकिन आप लोग किस तरह से टारगेट करते हैं लोगों को कि
आपके पास डोनर्स आए, क्या हम्म। वो पर्सनल लेवल पे होता है या आपकी फाउंडेशन का कोई एडवर्टाइजमेंट होती है? हाउ डू यू अट्रैक्ट डोनर्स? अम, अगर मैं देखूं तो पहले 4 साल तक तो इट वाज ओनली फ्रेंड्स एंड फैमिली, नाइस। दोज हु न्यू मी एंड दोज हु न्यू मी पर्सनली, ताकि उनको पता था कि जो पैसे हम दे रहे हैं तो वो ठीक जगह पे लग रहे हैं। अदरवाइज ऑब्वियसली, और थोड़ा सा एक्सपैंड हो रहा था, बट इट वाज वेरी लिमिटेड, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फंडेड बाय एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन। अभी 7 साल होने को है, हम चैरिटी और डोनेशन पे ही चलते हैं, इंडिविजुअल चैरिटी एंड डोनेशन पे चलते हैं। तो बट 4 साल बाद थोड़ा रेपो बन गया और आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने कंट्रीब्यूट करना शुरू हो गया। तो अब जब मैं रसीदें हर दिन साइन इनवॉइसेस करती हूँ, तो मुझे मेजॉरिटी ऑफ द डोनर्स दैट आई हैव, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। ऐसे नाम आते हैं कि पहले आता था मेरे भाई का नाम, मेरी सिस्टर इन लॉ का नाम, तो मैं कहती थी मेरी अम्मी का नाम, इस तरह। बट अब जो है मेजॉरिटी आई डोंट नो। अच्छा, तो हमने माशाल्लाह। एक मेरा ख़्याल है हमने एक रेपो बना लिया है कि हम काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी है, तो लोग भी हेल्प करते हैं। मुझे लगता है हमारी सोसाइटी बाय अनफॉर्चुनेटली बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा धोखे वाले लोग होते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं और बहुत मिसयूज़ करते हैं इस किस्म की चीज़ों को। जो मैंने जब शुरू किया तो मैंने कहा ये तो मैं इतनी आसानी से चोरी कर सकती हूँ कि मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ देयर इन आवर सोसाइटी, जिस वजह से लोगों को भी डर लगता है कि हम इन ऑर्गनाइज़ेशंस को पैसे क्यों दें या किस तरह दें। अम अभी जाके हम यूके और यूएस में जाके इसी मंथ हम रजिस्टर हुए हैं, और ओह! वो उधर उनका यही था, यही अभी कनाडा में भी जो मेरी बातचीत चल रही है वो यही कहते हैं कि पैसे देने वाले बहुत हैं, उनको ये डर होता है हम किसको दे रहे हैं, वो ठीक जगह पे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। सो द पॉइंट इज के हमें अपने एथिक्स को भी ठीक करना चाहिए ओवरऑल एज अ सोसाइटी। वो एक रेसिप्रोकल इफेक्ट उसका होता है, आप ठीक काम करेंगे लोग ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करेंगे। एक सोशल स्टिग्मा ये भी तो है ना कि लोग अपनी सेल्फ प्रमोशन के लिए या तस्वीरों में आने के लिए एक चेक के साथ यूँ तस्वीर खिंचवा लेते हैं। हम्म। तो ऑब्वियसली आई आई फील इट वेरी ऑफेंडिंग, लेकिन है तो सही ये एक हम्म। मसला। हम्म। तो उस तरह के भी आपको कभी कोई लोग आउटरीच करते हैं कि हम आएँगे एनुअल डे पे, चेक पकड़ाएँगे, तस्वीर लेंगे, ये वो, ये वो? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं कहती हूँ ख़ैर है, वो भी कर लें ना, वो उनकी ठीक है, नियत है, वो ठीक उन है, समझे मुझे तो पैसे मिल रहे हैं ना। सही। तो आई डोंट माइंड, एट लीस्ट वो दे तो रहे हैं, जो भी उनकी नियत हो। उनसे तो बेहतर है ना जो नहीं देते। जो जो अभी रिसेंटली जो यूएस में आई एम ट्राइंग टू मेक चैप्टर्स इन डिफरेंट स्टेट्स, तो मैंने कहा चले एक न्यूयॉर्क चैप्टर बनाऊँगी, हम फंड रेज़िंग न्यूयॉर्क में करेंगे, एक कैलिफ़ोर्निया में। मैंने कोई 20 लोगों को मैसेज किया, मुझे एक बंदे ने रिप्लाई दिया कि अच्छा ठीक है। यानी इवन वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो मेरे जानने वाले थे, उनमें भी वो डोनेशन दे देंगे मुझे, लेकिन वो इनिशिएटिव लेना, वहाँ पे एक फंड रेज़िंग करना, एक एक्स्ट्रा ऑब्वियसली एफर्ट चाहिए। अच्छा, तो एंड हाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ डोनेशन देने का प्रोसीजर कैसे हम होता है आपका? हम कहते हैं जो डोनर को फ़ीज़िबल हो। अब नहीं, विद इन डू पाकिस्तान यू तो हैव अ ऑब्वियस बैंक अकाउंट और यस, हाउ डू यू कलेक्ट इट? वी आर रजिस्टर्ड विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी के साथ हम सर्टिफाइड हैं। हमारा सारा डॉक्यूमेंटेशन चैरिटेबल कमीशन के साथ है। हम अभी हमारा इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न वाले हैं, उसी का काम भी चल रहा है। तो हम प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्यूमेंटेड है। हमारा बैंक अकाउंट है रणा के नाम पे पाकिस्तान में, और वेस्टर्न यूनियन पे पैसे आ सकते हैं, कैश में डोनेशन आप दे सकते हो, बैंक ट्रांसफर्स हो सकते हैं, और यहाँ पे रणा पे आके आप डोनेट कर सकते हैं। एंड इन काइंड डोनेशन भी होती है, जैसे खाना स्पॉन्सर कर दिया एक दिन का, या फर्नीचर स्पॉन्सर कर और वो दिया। 300 बच्चों के लिए होता है, राइट? 300 और बच्चों ये के भी लिए हो होता है। सकता है कि हम इस नियत से आपको वो अमाउंट दें यस। 1 दिन की यस। और यू टेक ऑल द चार्ज ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा कुक है वहाँ पे, हमारा खाना हर दिन बनता है, 300 बच्चों का खाना हम बाहर से नहीं और मैं पूछ लाते। सकता हूँ कि 1 दिन का एक्सपेंस कितना है आपका? हमारे 5 दिन का मेन्यू है, और हर दिन का एक्सपेंस डिफ़र करता है डिपेंडिंग ऑन द आइटम। फॉर एग्ज़ाम्पल बिरयानी है, तो वो कल मैं देख रही थी तकरीबन हमारी 300 बच्चों की 30,000 रुपए लगते हैं। कुक 30,000 रुपीज़। हर दिन के? सिर्फ़ मंडे की बिरयानी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि चिकन उसमें होता है, सो इफ वी और कैलकुलेटेड 30,000 फॉर 30 डेज़? नॉट 30 डेज़, मंडेज़ को होती है बिरयानी। नहीं, नहीं, आई मीन तो लेकिन द फूड 4 इज़ डेज़, सर्व्ड ऑन तो 5 डेज़ अ वीक? 5 डेज़ अ वीक होता है, सो लेकिन अब दाल इट्स है तो वो सस्ती पड़ती है, तो इट 20 डिपेंड्स। 6 लाख रुपए का आपका खाली फूड का एक्सपेंस है। ये सिर्फ़ बिरयानी का आपने कैलकुलेट किया, हमारे नहीं, इससे ज़्यादा होगा शायद, क्योंकि अच्छा। हर दिन 30 नहीं है, कुछ चीज़ें सस्ती हैं, कुछ महँगी है, लेकिन एक 5 दिन का हमने मेन्यू बनाया है, तो 1 दिन का खाना आप स्पॉन्सर और कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह हैं। मैनेज हो जाता है। मैं यही कह रही हूँ ना, अल्लाह ताला पूरे करते वाह, हैं। वाह! वो मुझे किसी ने एक दफ़ा पूछा कि अपना बजट क्या है साल का? तो मैंने जल्दी से एक्सपेंस निकालो, मैंने वो बोल दिया। मैंने कहा कहते नहीं आप बजटिंग नहीं करते कि पहले बजट बनाते? मैंने कहा नहीं, बस जो लग रहा है वो आ रहा है, और लग रहा है और आ रहा है। सो अल्लाह ताला दे रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि
आजकल एटलीस्ट, हुँ। जहाँ पे जिसके साथ बैठो वो कहता है यार बड़ी महँगाई हो गई है, घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जहाँ पे लोगों को उसकी फ़िक्र लगी हुई है, वहाँ पे आप माशाल्लाह आराम से सो जाती हैं, इस बात की फ़िक्र के बगैर कि कल क्या होगा? मैंने दिसंबर में अपनी ठीक-ठाक अच्छी पे वाली जॉब छोड़ दी, इन दिस इन्फ्लेशन। अल्लाह मेरे हस्बैंड को तरक्की भी दे और आमीन, उनकी आमीन, तनख्वाह आती रहे तो घर भी आमीन, चल रहा आमीन, है। आमीन। और इसी इन्फ्लेशन और इसी हालात में मैंने अपने रणा के सारे स्टाफ को रेज़ भी दिया क्योंकि फ्यूल का खर्चा बहुत था उनका। तो वो भी सब कुछ अल्लाह पूरा करे। आई एम दैट्स व्हाई आई एम सरप्राइजिंगली इस चीज़ में मेरा बहुत फ़ेथ स्ट्रॉन्ग है कि आप जब अल्लाह के रास्ते में कर रहे हो तो अल्लाह आपकी मदद कर रहा होता है और वो कहाँ से हो रहा होता है पता नहीं। यही चीज़ें अल्लाह ताला ने जिस तरह कहते हैं ना कुरान में कि निशानियाँ हैं हुँ, उनके लिए जो नज़र रखते हैं हुँ, हुँ, इन नेमतों में। तो ये भी एक सिंबल है ना, ये रणा भी तो एक सिंबल है ना, ये देखने के लिए कि अल्लाह पे तवक्कल करो, हुँ, तो अल्लाह आपका हाथ छोड़ता नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हमारे अंदर वो ईमान का जज़्बा कहाँ से आएगा हम तवक्कल करें? हाँ, वीक होता है हम क्या इतने बहुत अच्छे मुसलमान तो नहीं हैं, बस इधर-उधर हम भी हो जाते हैं। लेकिन ये कि आई ऑलवेज़ हैड दिस इन माइंड कि मैंने इसको रजिस्टर करना है क्योंकि बाहर से डोनेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली। ये समझ नहीं थी कि कैसे करूँगी। आउट ऑफ नोवेयर पिछले पिछले 6 महीने में मुझे यूके से भी रेलेवेंट लोग मिल गए। खुद लोगों ने कॉन्टैक्ट किया कि हम इसको रजिस्टर करना चाहते हैं। कुछ फैमिली थे, कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ बिल्कुल अननोन लोग थे। और वो जिस तरीके से मिले जैसे यूएस की जो डोनर मेरी एक डोनर थी। और वो किसी और के थ्रू मुझे डोनेशन देती थी और वो जो दूसरा बंदा था वो चला गया ऑस्ट्रेलिया। सो शी बिकेम डायरेक्ट विद मी। जब उसने मुझे कॉल की वो मेरे गाँव की निकल आई। आई ओके। नेव शी नेवर और न्यू आपका मैं गाँव कहाँ कौन-सा है? मतलब मेरी अम्मी का गाँव मर्दान का है, अब्बू तो अच्छा। सवाबी से हैं। अच्छा जी। बट वो मर्दान की निकल आई, शी गॉट टू नो अबाउट माय फैमिली, मुझे उनकी पता लग गया बिकॉज़ शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर इन यूएस उनका अपना बिज़नेस है। नाइस। उन्होंने कहा मैं आपको रजिस्टर करती हूँ। सो ये तो ये रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑटोमैटिकली उन्होंने कर ली। तो मैं रेलेवेंट लोग मुझे खुद मिलना शुरू हो गए। अम, वो है ना कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टेप। हुँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वहाँ से लेके जहाँ आपने खुद जाके गाड़ी में 3 बच्चे बिठाए थे और किडनैपिंग की केस से बच गई थी, हाँ जी। वहाँ से आज जो आप बातें बता रही हैं रजिस्टरिंग इन यूएस और रजिस्टरिंग इन हुँ। यूके एंड गेटिंग डायरेक्ट ओनर्स एंड माशाल्लाह से नाउ आई अज़्यूम कि आपकी डोनेशंस डॉलर और पाउंड्स में आ रही होंगी। And अम, how you are not affecting directly or indirectly 3 or 400 or 470 children. Instead, you are affecting 5 or 600 families now. बिल्कुल This तकरीबन individual effort एक 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 इंसान की unplanned, unbudgeted, unmarketed effort सिर्फ इस जज्बे से कि कोई इस्लामाबाद के किसी पार्क में पढ़ाता होगा, हुँ, तो मैं भी बच्चों को लेके किसी पार्क में पढ़ाना शुरू कर दूँगी। वहाँ से आज आपने जितनी एफ़िलिएशंस बताई अपनी कि मैं इसके साथ भी रजिस्टर्ड हूँ, सोशल वेलफेयर के साथ भी रजिस्टर्ड हूँ, उसके साथ भी रजिस्टर्ड हूँ। डज़ इट लुक लाइक अ ड्रीम टू यू? हुँ। पता नहीं टाइम नहीं है सोचने का। वाह! इतना टाइम नहीं है व्हेन एट टाइम्स जब मैं कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई इंटरव्यू अपना टाइम मेरे देख लूँ तो फिर मुझे लगता है अच्छा मैं तो बहुत कुछ कर रही हूँ। बट अदरवाइज़ आई एम सो कॉट अप इन थिंग्स ऑल द टाइम कि इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन एक बात का क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा। हाँ। आपने कहा ना कि शुरू में लोगों ने मुझको मेरे पर्सनल कनेक्शंस पे डोनेशंस दी, हुँ, हुँ, ठीक है ना? वो तो आपकी क्रेडिबिलिटी थी। आज रणा अपनी क्रेडिबिलिटी पे ले रहा होगा जो भी उसको हुँ, डोनेशंस मिल रही हैं, हुँ। लेकिन वो आपकी एक पर्सनल क्रेडिबिलिटी थी। आपकी वालिदा ने किया, भले आपकी मदर इन लॉ ने किया, भले फ्रेंड्स एंड फैमिली ने किया। तो हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट एंड टू द फैक्ट दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग मोर देन यू फेल्ट इट कि आपकी कैपेसिटी में कितना था, आपने उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। मुझे लगता है हर बंदे के साथ वो स्ट्रेंथ हर बंदे के साथ कुछ स्ट्रेंथ होती है। मुझे मेरे साथ ये स्ट्रेंथ थी कि मेरे सराउंडिंग में लोगों के पास पैसे थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। आपकी सराउंडिंग्स, आपकी फैमिली में किसी और की भी सराउंडिंग्स हैं, हुँ, बट हुँ। you were the one to, kind of pull it out from people or to convince them to, invest in the right area. मुझे लगता है वो भी बाय चांस था। इट वाज़ नॉट एज़ इफ कि मैं वन फाइन डे उठी और मैंने रियलाइज़ किया, नहीं इट वाज़ आल्सो बाय चांस कि आई रिमेंबर कि आई गॉट टू मीट एन अफ़गान बॉय। इट वाज़ 2016 अर्ली 2016 और अब रमज़ान था। बस बस आई थिंक कुछ चीज़ें आर मेंट टू बी, दे मेंट टू हैपन। तो वो बच्चा जो था वो 17 साल का था और वो कैंसर पेशेंट था और मुझे किसी ने उसके साथ थ्रू किया और वी हैड टू रेज़ फंड्स फॉर हिम एंड 40 days I got to know that
दैट बॉय एंड विद इन 40 डेज ही पास्ड अवे। वो ब्लड कैंसर का लास्ट स्टेज में था और उन 40 डेज में उसका एक एक टेस्ट, एक एक चीज़ मैं अपनी गाड़ी में उसको बिठा के खुद करती थी। मुझे नहीं पता रमज़ान में वो एनर्जी कहाँ से आ गई थी मेरे अंदर। मेरी जॉब उस टाइम पे टेम्पररी नहीं थी। मुझे लगता है हर चीज़ की ब्लेसिंग होती है। वो ब्लेसिंग ये थी कि उस बच्चे के थ्रू वी वर एबल टू रेज़ तकरीबन 45 लैक्स इन ओनली 40 डेज़, जिसमें 25 उस बच्चे पे सिर्फ लगे थे। बाकी ही पास्ड अवे एंड आई वाज़ लेफ्ट विद दैट मनी। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़्ड कि ये तो मैं क्या करूँ इन पैसों का? ये तो इतने पैसे कहाँ से जमा हो गए? एंड आई एम एबल टू डू इट सो आई कैन डू थिंग्स। Nice. Back in 2016, you could raise 45 lakh rupees in 40 days, 40 डेज़ विदाउट एक्सपीरियंस जो कि कोई। आज का शायद 1 करोड़ रुपए होगा। तो जो फाउंडेशंस होती हैं वो लोगों से बनती हैं और लोग जज़्बे से बनते हैं, और आपका जो जज़्बा है वो कितने लोगों को बना गया है ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। आई होप टू सी यू इन हेवन। आई एम श्योर आपका दर्जा मुझसे ऊपर होगा, और मेरी दुआ है कि मैं आपके साथ हूँ। नहीं, 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 अ, ये मुझे अक्सर लोग कहते हैं, आई आई ऑलवेज़ टेल देम अल्लाह माफ़ी दे, किसी को कुछ नहीं पता कि वो किस एक चीज़ पे पकड़ा जाएगा। सो आई डोंट अस्यूम दैट आई विल बी देयर। वो मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या पता मैं जन्नत में हूँ और तुम कहीं और हो, फिर मेरी वज़ह से वहाँ पे आ जाओगे। नहीं, खैर वो तो तो वो तो चले ठीक है, लेकिन मेरा दिल आपसे बात करने के बाद ये कहता है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई थिंक आई एम नॉट डूइंग मच फॉर द सोसाइटी। और आपकी तरह के ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर हमारी पॉपुलेशन में 5-10% भी आ जाए तो हमारा मुल्क जिस हाल पे आ जाए इस पे नहीं होगा इंशाल्लाह। इस तरह की स्टोरीज पे अपना इनपुट ज़रूर दीजिएगा। अगर तो इनके अकाउंट डिटेल्स या चीज़ें शेयर हों तो प्लीज़, मुझे नहीं पता इस पॉडकास्ट की रीच कहाँ तक है, लेकिन जहाँ पे भी कोई सुन रहा है अपनी बसात के मुताबिक इस सोच से कि जन्नत में एक पौधा लग सकता है, ज़रूर डोनेट करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बात समझ आई हो तो छाप लें, नहीं तो ठाप लें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।